हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे साइंस एनसीईआरटी, जो हमारे एचएससी एचपीएससी की जो भी एग्ज़ाम है उनमें पूछी जा चुकी है। और उनमें नहीं, सभी एग्ज़ाम में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं साइंस से रिलेटेड, जिसके अंदर साइंस आती है, DSSB का है, KVS का है, NVS का है, या फिर रीट का है, RPSC का है, या राजस्थान के हैं, या यूपी के हैं, या SSC के जितने भी एग्ज़ाम हैं, या पुलिस का है, कोई भी एग्ज़ाम, जिनके अंदर भी जो भी एग्ज़ाम हुए हैं आज तक, उन सभी के अंदर पूछी गई जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये है बायोलॉजी, जीव विज्ञान के। TGT PGT के अंदर भी अभी पूछी जाएगी। आपके CTET है, CET है, CTET है, ग्रुप C और D के जो मेंस का आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद HCS का जो एग्ज़ाम होगा, यानी सभी एग्ज़ाम जो भी होंगे अभी आगे और जो हो चुके हैं उनके अंदर पूछी गई है और आगे भी पूछी जाएगी। वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी के मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जो हमारी 3 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं, अभी हम 4th क्लास पे चल रहे हैं। आज 4th क्लास करेंगे आज हम। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें भाई, क्योंकि आप देखते हैं लेकिन लाइक बहुत कम करते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। साथ साथ में अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले इसके ऊपर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। और जो आपके कमेंट थे काफ़ी मात्रा में, जो मैंने एक वीडियो बनाई थी आपकी जो वैकेंसी के ऊपर, तो उसके ऊपर काफ़ी मात्रा में कमेंट आए, तो उससे जुड़ी वीडियो भी आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। इम्पोर्टेंट वीडियो होगी वो आपके लिए। सभी जो कमेंट है उसके आंसर मैं आपको दूंगा। तो अभी न्यूज़ के ऊपर चर्चा करते हैं। जो एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं साइंस के, हम वो देखेंगे आज, हम वो पढ़ेंगे। तो दोस्तों डेली हम 3 पेज पढ़ रहे हैं, यानी करीबन आधे घंटे के आसपास की वीडियो है मैं डेली आपके लिए लेके आ रहा हूं। तो 3 वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुके हैं। यानी मैंने इसके जो 77 पेज की PDF है, इसके अंदर बायोलॉजी है, आपकी जीव विज्ञान है, उसके बाद में केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान है, फिजिक्स है, आपका भौतिक विज्ञान, तीनों इसके अंदर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो तीन का करके मैं डेली 3 पेज करवाता हूँ आपके। तो यहाँ पे आपके 9 पेज हो चुके हैं। आज हम 10वां पेज यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी 4th क्लास हमारी स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? यानी एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? यानी खाद्य पदार्थ है, इसके विषाक्त, यानी इसके अंदर विष के कारण, ठीक है, यानी दूषित जो खाद्य पदार्थ के कारण अगर हमारे अंदर विष बन जाता है तो उससे कौन सा अंग है वो हमारा प्रभावित होता है? वो होता है हमारा यकृत। क्योंकि ये किसके ऊपर डिफेक्ट डालता है? वो आपके लीवर के ऊपर इफेक्ट डालता है अभी ये। ठीक है, खाद्य पदार्थ दूषित अगर हम कुछ खा लेते हैं, या फिर हमारे अंदर अगर जहर दिया जाता है, अगर किसी व्यक्ति को जहर दे के मारा जाता है तो लीवर की जांच होती है, यकृत की जांच होती है, उससे पता लगता है कि इसको जहर दे के मारा गया। तो वो किसके ऊपर सीधा इफेक्ट डालता है? लीवर के ऊपर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपके लिए। आपके TGT PGT या CET या फिर DSSB जो भी एग्जाम होंगे, जितने भी इसके अंदर साइंस आती है, तो उन सभी के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो अभी देखते हैं इसमें आगे क्वेश्चन। मिनीमाता रोग का कारण है वो पारा के कारण होता है। मिनीमाता रोग होता है वो आपका पारा के कारण होता है। जो आपका मरकरी होता है, मरकरी पारा, उसके कारण होता है आपका मिनीमाता रोग, जिसको पारा बोलते हैं। जो डॉक्टर जो आपका रखते हैं ना, जो आपका टेम्परेचर मापने के लिए यूज करते हैं, तो उसके अंदर पारा होता है। ठीक है, तो उससे जो आपका टेम्परेचर मापा जाता है। उसके बाद आनुवंशिक रोगों में कौन यौन संबंधी है? तो आनुवंशिक रोग होते हैं, रोगों में कौन जो यौन संबंधित है वो है आपका हीमोफीलिया। हीमोफीलिया है वो आपका आनुवंशिक रोगों में कौन यौन संबंधी है? यौन संबंधी रोग आनुवंशिक जो आपका है हीमोफीलिया। उसके बाद जापानी एनसेफिलाइटिस का कारण होता है विषाणु। जो एनसेफिलाइटिस, ठीक है, जापानी का कारण होता है। जापानी एक रोग है जो किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है भाई। ठीक है, उसके बाद में दोष युक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। इसमें निहित है प्रासरण। तो इसके लिए क्या होता है? प्रासरण होता है। EEG से किस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है? वह है मस्तिष्क।
EEG से किस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है? वह है मस्तिष्क। किसकी होती है? मस्तिष्क। केशिंदु होता है, होती है प्रोटीन। जो केशिंदु दुग्ध होता है वो होती है प्रोटीन। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है? वो होता है आपका आयोडीन के कारण। आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है। ये भी वही इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है। घेंगा जो किसके कारण होता है? आपके आयोडीन की कमी के कारण होता है भाई। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? वो होते हैं लैक्टोज। किसके कारण दूध के अंदर जो मिठास आता है वो किसके कारण आता है? लैक्टोज के कारण, ठीक है। तो दूध के अंदर जो मिठास आता है उसके कारण क्या होता है? लैक्टोज के कारण आता है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना इसके किसके उन्मूलन में सहायक है? जापानी जो आपकी बीमारी है ये एन्सेफलाइटिस, ठीक है, इसके दूर रखा जाता है, उन्मूलन में सहायक है। ये जापानी जो बीमारी है ये हो जाती है भाई सूअरों को पास में रखने, जो रिहायशी इलाके हैं जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे रखने से। तो ये आपकी जापानी बीमारी है, ये आपकी बीमारी है। कहाँ पे गया जो दिखा, मैंने बताया भी था, अभी यहाँ पे पढ़ाया था आपका, ये रही जापानी। तो विषाणु के कारण होती है आपकी बीमारी, ठीक है, जापानी बीमारी बोलते हैं इसको। ये सूअरों के कारण होती है। उसके बाद में घात करो और छिप जाओ। घात करो छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है RSV विषाणु। घात करो और छिप जाओ यानी घात करने के बाद, नुकसान करने के बाद में वो छिप जाता है, अंदर वो छिप जाता है, तो इसको बोलते हैं RSV विषाणु, ठीक है। उसके बाद चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए। वनस्पति घी तो तेल में बनाना चाहिए क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं। तेल के अंदर क्या होती हैं? असंतृप्त वसाएं होती है। वसा होती है आपकी जो फैट होती है, ठीक है, असंतृप्त वसाएं होती हैं। उसके बाद है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल होता है वो जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल होता है। जो कोलेस्ट्रॉल होता है, बोलो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो वो किसके जो होता है? जंतु वसा में उपस्थित, जो जंतु वसाएं हैं उनके में उपस्थित है वसीय अल्कोहल होता है भैया। उसके बाद आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। आहार भोजन में लवण का जो मुख्य उपयोग है वो भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। ये जो आपका भोजन होता है, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये भोजन को क्या करता है? पचाने के लिए काम होता है। तो भोजन लवण का जो उपयोग होता है वो भोजन को पचाने के लिए, तो फिर जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl होता है आपका, HCl होता है लेस अमाउंट में, ठीक है, लघु मात्रा में पैदा करना होता है। ये लघु मात्रा में पैदा कर उसके अंदर आपके भोजन के अंदर मिल के उसको क्या कहता है? आपको पचाता, भोजन को पचाता, भोजन पचाने के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना, ठीक है। उसके बाद वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। वसा में घुलनशील होते कैल्सीफेरोल, कैरोटीन और टोकोफेरोल, ठीक है। तो 3 विटामिन होते हैं जो आपकी इसके अंदर वसा के अंदर घुलनशील होते हैं। कैल्सीफेरोल, उसके बाद कैरोटीन और टोकोफेरोल, ठीक है। तो आपके 4 विटामिन होते हैं, 4 विटामिन होते हैं जो वसा के अंदर आपके घुलनशील होते हैं। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन आपको लेना चाहिए? अगर जो डेली काम कर रही है तो उस महिला को कुल कितना प्रोटीन लेना चाहिए प्रतिदिन? तो उसको 45 ग्राम तक आपको प्रोटीन लेना चाहिए। एनोसीमिया कहते हैं घ्राण संवेदना की कमी को। क्या किसको कहते हैं? घ्राण संवेदना की कमी को कहते हैं भाई। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। यानी शरीर को कैलोरी की आवश्यकता गर्मियों की अपेक्षा सर्दियों में ज़्यादा होती है क्योंकि जो सर्दियों के अंदर से हमारा शरीर ठंडा होता है, टेम्परेचर कम होता है, तो हमारे शरीर का तापमान है वो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। तो इसको तापमान को, जो टेम्परेचर है ताप को, शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। ज़्यादा गर्मी, जो ज़्यादा कैलोरी लेंगे तो उससे हमारे शरीर के अंदर थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा और हमारे शरीर का जो टेम्परेचर वो इक्वल हो जाएगा।
राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान है जो कि किस राज्य में स्थित है? ये आपका आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद में न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है जिसमें होते हैं पोषक और औषधीय प्रभाव। उसके बाद दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैल्शियम। जो दूध का धवल रंग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैल्शियम की उपस्थिति के कारण होता है। तो जितने भी क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, आप इनको देखना, अच्छी प्रकार से पढ़ना। एक क्लास को कम से कम 2 से 3 बार देखना अच्छी प्रकार से, उसके बाद में आप अच्छी प्रकार से आपकी तैयारी होगी। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन हम देखते हैं, ये क्वेश्चन है वैसे भी मैंने हिंदी में लेके आ रहा हूँ। उसके बाद में संतुलित आहार में संकटतः क्या होता है, क्या होना चाहिए? जो संतुलित आहार है उसके अंदर जो क्या क्या सम्मिलित होना चाहिए? मेन चीज़ ये है आपका जो संतुलित आहार, उसमें अगर संतुलित आहार बोले तो उसके अंदर आपका 1/5 भाग प्रोटीन होना चाहिए। अगर आपका भोजन है तो उसके 5वें हिस्से का आपको उसके अंदर प्रोटीन होना चाहिए। अगर भोजन के हम 5 हिस्से बना दें तो उसमें से 5वां हिस्सा, एक हिस्सा आपका प्रोटीन का होना चाहिए, एक हिस्सा आपका वसा का होना चाहिए, 3/4 आपका कार्बोहाइड्रेट, 3/5 कार्बोहाइड्रेट, 3 हिस्से, 2 हिस्से तो एक प्रोटीन का होगा, एक वसा का होगा, और उसके अंदर 3 हिस्से आपके कार्बोहाइड्रेट वाला खाना होना चाहिए इसके अंदर, उसको संतुलित आहार बोलेंगे। उसके बाद पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है? वो स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में होता है। जो पौधे और जंतु होते हैं उसके अंदर जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है किस रूप में होता है? वो स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में होता है। उसके बाद दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण। जो दिल का दौरा होता है ना, हार्ट अटैक की जो समस्या होती है वो हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण, यानी हृदय तक जब रक्त नहीं पहुंच पाता, क्योंकि हृदय क्या करता है? पंपिंग का काम करता है, खून को यानी पूरे शरीर के अंदर भेजता है। वो जो खराब खून होता है उसको लेकर आता है, फिर फेफड़ों तक भेजता है, उसके बाद वहाँ से वो उठा के फिर वापस भेजता है। तो हृदय का जो दिल का दौरा पड़ता है तो हृदय के अंदर जो ब्लड जाता है ना, खून जाता है, उसके अंदर रुकावट हो जाती है, तो उसमें कमी हो जाती है, तो उसके कारण होता है ये आपका हार्ट अटैक की दिक्कत। क्योंकि उसके अंदर जो आपकी नलिकाएं होती है, वेसल्स होती हैं, उसके अंदर क्या जाए फैट जम जाती है। ठीक है। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग्स होता है? जो ब्लैक लंग्स जो बीमारी है वो ब्लैक लंग्स रोग हो जाता है। किसको हो जाता है? कोयला खान के अंदर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको क्या हो जाता है? व्यक्तियों को क्या हो जाता है? ब्लैक लंग्स। फेफड़े के अंदर ब्लैक लंग में फेफड़े होते हैं भी अपने, जो आपकी बीमारी हो जाती है ब्लैक लंग, यानी काले जो फेफड़े, क्योंकि जो धूल उड़ती है तो वो आपके अंदर चली जाती है कोयले खानों के अंदर, तो वो फेफड़ों के अंदर जम जाती है, तो इन्फेक्शन हो जाता है और वो आपके फेफड़े काले हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो लंग्स की जो बीमारी है वो हो जाती है। उसके बाद दर्दनाक अस्थिति रोग इटाई का पहले कहाँ पता चला था? वो जापान के अंदर चला था। दर्दनाक जो अस्थि रोग है आपका इटाई पहले कहाँ पता चला था? वो जापान के अंदर चला था सबसे पहले। ये होता है आपका कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? इटाई रोग। जो कैडमियम धातु होती है वही उसके कारण जो प्रदूषण होता है तो उससे कौन सा रोग होता है? इटाई रोग होता है। जो कैडमियम होता है CD, जिसका ये आपका रासायनिक नाम CD, तो इसके कारण जो आपका रोग होता है कैडमियम, ये इटाई रोग होता है भी। उसके बाद काला बाजार का रोग वाहक कौन है? काला बाजार नहीं, काला जार जो रोग है जो रोग वाहक कौन है? वो होता है सिकटा मक्खी। जो सिकटा मक्खी होती है आपकी वो होती है इसका रोग वाहक। काला जार जो रोग है इसके फैलाने के लिए कौन सी होती है? मक्खी होती है। मक्खी के द्वारा सबसे ज़्यादा फैलता है भी वो मक्खी होती है सिकटा मक्खी। उसके बाद में है दूसरा, अगला क्वेश्चन है आपका, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? आपका लुई पास्चर ने किया था भैया। जो चेचक के टीके के लिए आविष्कार किसने किया था? लुई पास्चर ने। और ये चेचक का टीका किसके लिए होता है? आपका जो कुत्ते के आपके काटने पर लगाया जाता है आपका वो होता है लुई पास्चर ने इसका जो आविष्कार किया था चेचक का टीका। चेचक
चेचक कुत्ते काटने नहीं, चेचक आपकी एक बीमारी लुई पास्चर ने तो उसका भी क्या था आपका रेबीज होता है आपके कुत्ते काटने से, सॉरी वो गलती होगी, मतलब जो रेबीज होता है आपके उसके रेबीज होती है बीमारी, उसके लिए उसका भी जो उसने किया था लुई पास्चर ने। लेकिन जो चेचक होता है जो जैसे मोटी मात्रा रोग बोलते हैं इसको, जो आपके वो हो जाते हैं, तो उसके जो टीके का निर्माण भी लुई पास्चर ने किया था। उसके बाद सफेद फुफ्फुस रोग पाया जाता है वो सीमेंट उद्योग के कर्मियों में, जो सफ़ेद फुफ्फुस रोग पाया जाता है वो सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में एड्स AIDS विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा जो आजमाई गई दवा है वो है जिडोवुडिन, ठीक है, AZT, ठीक है। एड्स जो विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा जो आजमाई गई दवाई है वो आपकी है जिडोवुडिन AZT, ठीक है। उसके बाद किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है, किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की जो बीमारी होती है वो किसके अंदर कारण होती है, वायरस के कारण होती है भाई। उसके बाद एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है, ये भी एक धातु है, उससे होने वाला जो रोग है एस्बेस्टस होने वाला जो प्रमुख रोग है वो है एम्फेसेमा रोग है भाई, जो किसके कारण होते हैं, एस्बेस्टस के कारण होता है। उसके बाद सक्रिय रोग का इलाज में उपयोगी है आंवला। सक्रिय किसके कारण, विटामिन सी की कमी के कारण होता है भाई, जो सक्रिय रोग होता है वो विटामिन सी के कमी है, तो इसके इलाज में जो उपयोगी चीज़ है वो आंवला खट्टा होता है जिसके अंदर विटामिन सी होता है। BMD प्रशिक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए, किसकी पहचान करने के लिए BMD जो प्रशिक्षण किया जाता है वो किया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस की, इसकी पहचान करने के लिए भाई किसका प्रयोग किया जाता है, BMD प्रशिक्षण। उसके बाद एड्स होता है विषाणु से, एड्स किससे फैलता है, विषाणु से फैलता है भाई। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं, किसके कारण होते हैं, सिरोसिस से, ठीक है। तो भारी मात्रा जो अल्कोहल यूज करते हैं तो उनको क्या हो जाता है, सिरोसिस हो जाता है, तो सिरोसिस के कारण वो उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद सरल गलगंड घेंगा किसको करने वाली घेंगा है, किसको करने वाली बीमारी है, थायराइड ग्रंथि, ठीक है। थायराइड ग्रंथि किसको करने वाली बीमारी है, आपके थायराइड ग्रंथि घेंगा जो गलगंड रोग होता है थायराइड ग्रंथि के अंदर होता है। उसके बाद मलेरिया का संक्रमण चरण है, जो मलेरिया होता है आपका वो किसके कारण फैलता है, मच्छर के कारण फैलता है, तो उसका संक्रमण होता है बीजाणुज किसके कारण है, स्पोरोजोइट है उसके कारण होता है भैया, ठीक है। संक्रमण इसके कारण होता है, जो आपके मच्छर होते हैं उसके जो अंडे होते हैं वो फैलते हैं, उससे ये फैलता है भाई। उसके बाद कौन सा कवकीय रोग है, वो आपका कवक के यानी फफूंदी टाइप में होता है, जो होता है एक्जिमा रोग है, जो आपका कवकीय रोग है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी माता चिकन पॉक्स पैदा की जाती है, जो छोटी माता रोग बोलते हैं, जिसके अंदर छोटे छोटे वो आपके शरीर के अंदर फफोले हो जाते हैं, तो वो छोटी माता जो चिकन पॉक्स जैसी पैदा की जाती है वो DNA विषाणु द्वारा की जाती है, ठीक है। उसके बाद काली मौत ब्लैक डेथ किसे कहा जाता है, प्लेग को कहा जाता है। प्लेग एक बीमारी है जिसको क्या बोलते हैं, काली मौत बोलते हैं। प्लेग डेथ किसे कहते हैं, ब्लैक डेथ किसे कहते हैं, काली मौत किसे कहते हैं, प्लेग को, ठीक है। उसके बाद डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है, इसके अंदर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, यानी जो आपकी प्लेट्स होती हैं वो आपकी कम हो जाते हैं, ठीक है। तो डेंगू के कारण जो आपकी प्लेट्स के अंदर काफ़ी मात्रा में कमी आ जाती है। उसके बाद किस विटामिन का समूह होता है, गाजर होता है, वो आपका विटामिन ए की जो कमी को पूरा करता है, विटामिन ए का समूह होता है भी, गाजर के अंदर विटामिन ए होता है। उसके बाद मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है कहाँ, यकृत में रहता है। जो मानव के अंदर जो विटामिन ए संचित रहता है, इकट्ठा होता है, कहाँ पे होता है, आपके यकृत के अंदर होता है, लीवर के अंदर होता है। थायमिन है विटामिन बी, थायमिन क्या है, कई बार विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ये जितने भी जो क्वेश्चन है सभी के सभी इम्पोर्टेंट है जो मैं करवा रहा हूँ। इसमें ये मत सोचना कि ये इम्पोर्टेंट है, लगभग जो भी क्वेश्चन है सभी इम्पोर्टेंट है भाई। उसके बाद में जो विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन भाई हर बार एग्जाम में आते हैं 101% विटामिन, ठीक है। विटामिन का क्वेश्चन तो कोई भी एग्जाम देख लें आप, सभी एग्जाम के अंदर विटामिन का क्वेश्चन 101% आने की संभावना सभी एग्जाम के अंदर 2-4 क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो विटामिन से जुड़े क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विटामिन से जुड़े हुए। तो थायमीन है वो विटामिन बी से मिलता है, ठीक है, विटामिन बी होता है थायमीन। उसके बाद में थायमीन विटामिन बी को ही बोलते हैं। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है विटामिन B12, ठीक है। कोबाल्ट धातु पाई जाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत एग्जाम के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना भी इसको इम्पोर्टेंट बोले वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो विटामिन B12 के अंदर जो होते हैं कोबाल्ट धातु पाई जाती है, कोबाल्ट होती है, विटामिन में कोबाल्ट होता है। और पूछा जाता है कि किस में विटामिन कोबाल्ट धातु पाई, किस विटामिन तो B12 के अंदर पाई जाती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। ये जितने क्वेश्चन है भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। आप इनको अच्छी प्रकार से 2-3-4 बार एक वीडियो को करें तो ताकि आप अच्छी प्रकार से तैयारी कर सकें। उसके बाद बच्चों में अंगों की अस्थियाँ मुड़ जाती हैं, यदि कमी है वो विटामिन डी के कारण होती है, यानी जो आपकी विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हड्डियाँ इस प्रकार से मुड़ जाती हैं, ठीक है, बच्चों की उसके कारण उनके अंदर कैल्शियम कमी हो जाए, विटामिन डी की कमी हो जाती है तो वो मुड़ जाती हैं। तो विटामिन डी के कारण जो बच्चों की हड्डियाँ मुड़ जाती हैं। उसके बाद विटामिन B2 का अन्य नाम है, ये आपका विटामिन B2 का अन्य नाम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन होता है विटामिन B2 का नाम, B2 का विटामिन का नाम है आपका राइबोफ्लेविन। उसके बाद एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है आपकी 4000 किलो कैलोरी, ठीक है। उसके बाद साइनो कोबालामीन है विटामिन B12, ठीक है, साइनो कोबालामीन भी बोलते हैं विटामिन B12 को। और इसके अंदर जो होता है वो आपका कोबाल्ट धातु होती है भाई, कोबाल्ट हमने पीछे पढ़ा है। तो इसके अंदर जो धातु होती है वो कोबाल्ट ही काफ़ी बार पूछा जाता है, इसका नाम भी पूछ लिया जाता है, जो रासायनिक नाम है साइनो कोबालामीन, ठीक है, कोबालिन बोलते हैं इसको। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तो और चर्म को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है विटामिन सी, यानी विटामिन सी है जो हमारी चर्म संबंधी रोग हैं, इन चमड़ी संबंधी जो रोग हैं, स्किन संबंधी रोग हैं, जो स्किन संबंधी रोग उनके लिए बहुत ज़रूरी है जो आपको विटामिन सी, उसके लिए उसकी पूर्ति से हमारी जो त्वचा बहुत अच्छी रहती है। और विटामिन सी है जो हमें रोगों से लड़ने के लिए हमें ताकत देता है, तो वो लगभग जो भी मिलता है वो खट्टे फलों के अंदर है, जैसे संतरा है, नींबू है, आंवला है, इसके अंदर विटामिन सी सबसे उत्तम जो स्रोत है, सबसे अच्छी जो विटामिन सबसे ज़्यादा मिलती है वो आपके आंवला से मिलती है। आंवला के अंदर विटामिन सी होता है आपका। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है, ये लगभग विटामिन के क्वेश्चन है भी आपके जो चल रहे हैं अभी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कोई ना कोई क्वेश्चन। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है, दांत हिलने लगते हैं, वो विटामिन सी की कमी से हो जाता है। भी रोग पायरिया भी रोग होता है जो विटामिन सी की कमी से होता है, मसूड़े से रक्त आने से दांत हिलने लग जाते हैं। उसके बाद विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है। विटामिन सी जो होता है वो भी रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन है, किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन है वो आपको विटामिन डी है, क्योंकि विटामिन डी है वो हमें किससे होता है, सूर्य से प्राप्त होता है भाई, ठीक है, सूर्य से प्राप्त होता है। जो हमें विटामिन डी होता है वो सूरज से प्राप्त होता है, तो ये किसी भी सब्जी से हमें प्राप्त नहीं होता। कई बार पूछ लिया जाता है कि विटामिन डी कौन सी सब्जी से मिलता है, तो हमें सब्जी से मिलता है, ये हमें मिलता है आपके सूरज से मिलता है भी। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है, विटामिन डी होता है। अभी धूप में खड़े होंगे तो धूप से हमें, सूरज की रोशनी से हमें विटामिन डी मिलता है। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है, विटामिन डी होती है। वो यकृत होता है जो मच्छियों का लीवर होता है, उसमें तेल किसकी प्रचुर मात्रा में होती है, विटामिन डी की होती है, विटामिन डी मिलता है।
विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है, वो होता है कैल्सीफेरोल, जिसका जो रासायनिक नाम भी बोल देते हैं कैल्सीफेरोल बोलते हैं, विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरोल बोलते हैं भाई, ठीक है। तो इनको अच्छी प्रकार से देखना। विटामिन वाले क्वेश्चन हर बार एग्जाम में, जो भी एग्जाम है आप कोई भी उठा ले, HSC, HPSC या DT+B, SSC, जो भी एग्जाम है सभी के अंदर पूछा, CGL का है, कोई भी एग्जाम है सभी के अंदर पूछा जाता है। उसके बाद विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल, टोकोफेरोल। विटामिन ई का जो नाम है रासायनिक नाम टोकोफेरोल। विटामिन डी को कैल्सीफेरोल बोलते हैं। विटामिन सी को रासायनिक नाम में एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं। इस प्रकार से नाम है भी, इनको अच्छी प्रकार से ध्यान रखना, ये कई बार पूछे जाते हैं। उसके बाद विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? जो विटामिन ई है वो किसके लिए? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, ठीक है। जो विटामिन ई होता है वो सुंदरता के लिए यूज किया जाता है, लेकिन जो लिंग ग्रंथियाँ हैं, ठीक है, उनकी ग्रंथियों की सामान्य जो क्रिया है, प्रोसेस, उसके लिए है वो आपका, अगर विटामिन सी ले रहे हैं तो वो अच्छी प्रकार से उसमें आपके शरीर के अंदर फ़ायदेमंद है। उसके बाद सुंदरता के लिए भी जो विटामिन ई के कैप्सूल यूज किए जाते हैं। रक्त शक्कर में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? वो विटामिन के होता है, ठीक है। और जो रक्त शक्कर में जो कौन सा विटामिन होता है? विटामिन के होता है। उसके बाद मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? वो विटामिन के कारण बनता है। यानी आपका जो मानव शरीर के अंदर कई बार चोट लग जाती है तो रक्त बहने लग जाता है, तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद गाढ़ा हो गया, वहाँ पे जम जाता है, रक्त का थक्का जम जाता है, खून आना बंद हो जाता है। तो वो जो प्रोसेस होता है विटामिन के कारण होता है। रक्त का थक्का जमता है, जो क्लोटिंग होती है वो किसके कारण होती है? आपके विटामिन के कारण होती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? विटामिन ए का। इन जो हमारी आँखों के लिए है, अच्छी प्रकार से काम करे, वो उनके लिए जो सबसे अच्छा जो विटामिन है हमारा, वो विटामिन हमारा ए है भाई, जो आँखों के लिए सबसे ज़रूरी है वो विटामिन ए है। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन बी, ठीक है। विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है। विटामिन बी और सी दोनों ऐसे विटामिन हैं जो पानी में घुलनशील हैं। बाकी जो आपके बच गए ए है, उसके बाद बी और सी आपका वो घुल गए। उसके बाद में डी, ई, के जो भी हैं वो आपके बस के अंदर घुलनशील हैं। और बी और सी आपके किसके अंदर हैं? आपके ये है पानी के अंदर घुलनशील है। बी और सी, विटामिन बी और सी किसके अंदर घुलने वाले हैं? पानी के अंदर घुलनशील विटामिन है भी। उसके बाद में उसने विटामिन ए की कमी के कारण होता है, जो विटामिन ए की कमी के कारण जो रोग होता है वो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। रात के समय रोतोंधी रोग होता है, रात के समय दिखाई जैसे रात होना स्टार्ट हो जाए तो रात के समय दिखना बंद हो जाता है, तो ये होता है नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ए की कमी के कारण होता है। उसके बाद छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी है वो निकल जाता है। जैसे आपने सब्जी काट ली, उसके बाद में छील ली, उसके बाद में उसको धोते हैं तो उससे विटामिन जो सी है वो ख़त्म हो जाता है। तो विटामिन सब्जियों को पहले छील लें, धोएं, उसके बाद में उसको काटने के बाद नहीं धोनी चाहिए। उसके बाद गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है विटामिन ए की। जो गोल्डन धान होता है, चमकीले जो गोल्डन राइस बोलते हैं, जिसके अंदर जो सर्वाधिक जो मात्रा होती है उसके अंदर विटामिन होता है, ए विटामिन होता है गोल्डन राइस के अंदर। ये भी काफ़ी बार पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी सारे लगभग जो भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट कि उसमें देखें तो ये भी है, उसके बाद ये भी है, ये भी पूछा जाता है, ये भी। उसके बाद जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये क्या था? लेमार्क एंड ट्रेवी, जो रमेश है उसने किया था, ठीक है। ट्रेवी रेनस ने किया था। ये जो बायोलॉजी जो शब्द का सबसे प्रथम जो प्रयोग किया था वो लेमार्क तथा ट्रेवरेंस ने आपका किया था। उसके बाद जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ द बायोलॉजी किसको बोला जाता है? अरस्तु को बोला जाता है। फादर ऑफ जो बायोलॉजी बोला जाता है वो किसको बोला जाता है? अरस्तु को बोला जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोला जाता है? अरस्तु को बोला जाता है। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये भी दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। दोस्तों आज हमारे जो 3 पेज हो चुके हैं, डेली हम 3 पेज करवाते हैं आपके पीडीएफ की। तो 77 पेज की पीडीएफ है, इसके अंदर आपकी तीनों आपकी साइंस की तीनों जो आपकी
हैं सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स। ठीक है, तो अभी हमने 3 पेज कर लिए। डेली हम आधे घंटे की वीडियो आपके लिए लेके आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इसके अंदर है, तो आप इस वीडियो को 3 से 4 बार देखना ताकि आप अच्छी प्रकार से तैयारी कर सकें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। उसके बाद अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।